नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आपको पता है पेपर 1 में जो है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है 30 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है वो पीजीटी पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 20-20 नंबर के। आज हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो है लास्ट में ऐड करेंगे। ऐड तो हमने पिछले कल भी किए थे, परंतु वो डिस्कस नहीं हो पाए, ध्यान ही नहीं रहा उनको डिस्कस करने का। आज उनको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु वॉन बुकर प्राइज फॉर हिज डायस्टोपियन नोवेल प्रोपेट सॉन्ग। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसे जो है वो अपने डायस्टोपियन उपन्यासकार पैगंबर सॉन्ग के लिए जो है वो बुकर प्राइज मिला है। ये बुकर प्राइज जो है मिला है 2023 का। 2023 का बुकर प्राइज मिला है। जब भी हर साल जब बुकर प्राइज दिया जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। 2023 का ये बुकर प्राइज पॉल लाइंच को दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ये कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं, तो ये आयरलैंड कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं, ये ध्यान रखना है। पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पैटर्न उठाकर देखेंगे अगर आप क्वेश्चन पूछने का, तो वो ये भी पूछ लेते हैं कि उनका नोवेल जो है उसका क्या नाम है। उनका नोवेल ये प्रोपेट सॉन्ग करके जो है नोवेल है इनका, ये आपने ध्यान रखना है। प्रोपेट सॉन्ग करके इनका नाम है। और यहाँ से ना आपने एक और ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं ढंग से, तो पेरुमल मुरुगन यहाँ पर नाम दिया गया है। इनका नाम आपने कहाँ पर पढ़ा है? वो पेरुमल मुरुगन का नाम हमने थोड़े दिन पहले पीजीटी की ही सीरीज में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसको जो है जेसीबी प्राइज दिया जाता है। एक जेसीबी प्राइज दिया जाता है लिटरेचर के लिए। तो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 का किसको मिला है? तो ये पेरुमल मुरुगन को मिला है। ये हमने जो था वो पढ़ा था। तो हमारा टारगेट क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन भी रिवाइज हो, साथ में जो है वो करंट सिनेरियो चला है वो भी हम पढ़ते रहें। और जेसीबी प्राइज जब ये लिटरेचर के लिए पेरुमल मुरुगन को दिया गया है तो ये कौन सी भाषा से जो है वो जुड़े हुए हैं? तो ये तमिल राइटर हैं, तमिल भाषा के जो है ये राइटर हैं। इनको जो है ये दिया गया है। इनका जो नोवेल है उसका क्या नाम है? फायर बर्ड करके जो है वो नोवेल का नाम था, वो भी हमने पढ़ा था फायर बर्ड करके। ठीक है, ये आपने सारे क्वेश्चन यहाँ से नोट करने थे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ COP28 हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ UAE। तो आपको पता है कि COP28 अभी स्टार्ट होगी, तो ये जो है वो किसकी अध्यक्षता में जो है वो होगी? UAE की अध्यक्षता में जो होगी। परंतु इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? इसके प्रेसिडेंट आपने ध्यान रखना है कि किसको बनाया गया है। सुल्तान अहमद अल जावेर को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी। सिटी कई बार पूछ ले जाता है, तो दुबई सिटी जो है वो इसको होस्ट करेगी। अब देखो UAE जो है वो इसको होस्ट कर रहा है, परंतु आपने दूसरी ओर ध्यान रखना है कि USA जैसी कंट्रीज ने जो है, जो वेस्टर्न कंट्री है, USA ने जो है वो मना कर दिया है कि हम जो है वो इसको अटेंड नहीं करेंगे। मतलब USA के जो प्रेसिडेंट है ना वो नहीं जाएंगे यहाँ पर अटेंड करने के लिए। हो सकता है कि वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कोई और आएगा, परंतु जैसे इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जाने की संभावना है, UAE की ओर से, USA की ओर से जो है ये संभावना कम है। और जब USA ने मना किया तो कुछ और कंट्रीज भी जो है वो USA को देखकर जो है वो ऐसा करेंगी, ये माना जा रहा है। इससे पहले मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, अभी हम कल की ही जो है वो यहाँ से बात करेंगे। हमने पिछले कल जो था वो क्या पढ़ा था कि इंडिया ने जो है वो टारगेट रखा है कि नेट जीरो एमिशन जो है ये टारगेट अचीव करेगा। इंडिया कौन से ईयर तक करेगा? तो ये इंडिया 2070 तक जो है वो अचीव करेगा, 2007 तक जो है वो करेगा। COP की एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो था वो इंडिया ने ये एजेंडा जो था वो अपना बनाया था और मान के इंडिया चला था कि 2070 तक जो है हम नेट जीरो एमिशन जो है वो कर देंगे। नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कार्बन प्रोड्यूस ही ना हो? तो देखो इसका मतलब ये है कि जितनी इंडिया जो है, मतलब नेट जीरो का मतलब ये होगा कि जितनी प्रोड्यूस होगी ना उतनी एमिट भी हो जाएगी। मतलब उतनी कैपेसिटी होगी उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की, पॉल्यूशन नहीं होगा। एक तरह से बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ठीक है। तो हार्मफुल इम्पैक्ट जो होते हैं बस उनको जो है वो एलिमिनेट करने की बात कही गई। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि सूर्य किरण ये एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हुई ये होगी तभी ये चर्चा में आया। तो देखो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में जो है वो होती है, ये पूछा गया है। इंडिया जो है वो किस कंट्री के साथ इसको करता है? तो सूर्य किरण एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के साथ इंडिया करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी नेपाल के साथ शुरू हुई, तो नेपाल के जो हैं वो कुछ जो नेपाल के पर्सनस हैं, जो मतलब आर्मी के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर पहुँचे इस एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है वो शुरू होगी। 24 नवंबर को शुरू हो गई थी और ये 7 दिसंबर तक जो है वो चलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनुअल एक्सरसाइज है ये सूर्य किरण, और नेपाल की आर्मी के साथ जो है हम ये करते हैं एक्सरसाइज को, ये भी ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो चर्चा में रहती हैं और हमारे एग्जाम में जो है वो जहाँ से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनता है। तो उन एक एक्सरसाइजेज को भी जो है हम यहाँ से जल्दी से रिवाइज करेंगे।
तो उन एक्सरसाइजेज में आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं। उनमें एक तो एक्सरसाइज आ जाती है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। धर्मागार्जिन करके एक्सरसाइज आ जाती है जो इंडिया जापान के साथ जो है वो करता है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आ जाती है जो इंडिया जो है वो इंडोनेशिया के साथ करता है। एक संप्रीति एक्सरसाइज आ जाती है जो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है वो करता है। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो अलग अलग आ जाती हैं जो इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है टाइम टू टाइम करता रहता है। जैसे कि वरुण एक्सरसाइज हो गया, ये फ्रांस की नेवी के साथ इंडिया करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज खंजर है, खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो है वो होती है, वो भी ध्यान रखना है। खंजर एक्सरसाइज, खंजर किस तरह से लिखते हैं, खंजर का देख लेना, KHANJAR, खंजर इस तरह से लिखा जाता है। ये एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच इज़ द कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। अभी हाल फिलहाल में 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ड्स का शब्द चुना गया है, यानी कि कैम्ब्रिज जो वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 के लिए वो चुन लिया गया है। तो ये जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड चुना गया है, ये कौन सा चुना गया है, हेल्यूसिनेट करके जो है वो चुना गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है, हेल्यूसिनेट करके जो है वो चुना गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। ये सिनेरियो देखा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। प्रीवियसली जो है वो जब किसी वर्ष जो था ये वर्ड चुना गया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो HS और अलाइड का एग्जाम तो नहीं था, कोई और एग्जाम था, परंतु क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हेल्यूसिनेट करके जो है वो ये वर्ड चुना गया है। हर साल जो है वो इस तरह के वर्ड चुने जाते हैं। और उस वर्ष जो था वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो था वो चुना गया था नारी शक्ति वर्ड को। और शायद ये 2018 की बात थी जब हिंदी का वर्ड नारी शक्ति जो था वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो था वो चुना गया था, तब वो क्वेश्चन एग्जाम में बना था। चलिए जी, ये वर्ड के बारे में हो गया। और एक और क्वेश्चन हमने, अगर आप पहले की बात करेंगे तो हमने लोनलीनेस के बारे में भी पढ़ा था। लोनलीनेस जो है वो WHO के द्वारा जो है वो इसे कंसीडर रिकॉग्नाइज किया गया है एक मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न के बराबर। और उस दिन मैंने आपको क्या बताया था कि WHO ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया है कि अकेलापन यानी कि लोनलीनेस जो है वो इतना हार्मफुल है जितना 15 सिगरेट पीने से जो है वो इंसान की मृत्यु हो जाती है ना जल्दी। अगर कहते हैं ना कि सिगरेट पीने से इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो जितना 15 सिगरेट्स जो है वो इफेक्ट करती हैं हेल्थ पे, उतना जो है ये डेली इफेक्ट करता है लोनलीनेस। तो इतना हार्मफुल जो था वो इसको बताया था। जो देख लेना उस एडिशन को, 15वें नंबर का एडिशन है वो उत्तीर्ण सीरीज का 15वें नंबर का एडिशन है, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास्ड अ बिल विच इंक्रीजेज द नंबर एंड द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 75%। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया है जो राज्य के कुल आरक्षण को 75% तक जो है वो बढ़ाता है। अब देखिए, ऐसा जो है वो एक राज्य ने जो है वो विधेयक पारित किया है जहां से राज्य का कुल आरक्षण जो है वो 75% तक जो है वो बढ़ाया गया है। और ये कौन सा राज्य है, ये है बिहार। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बिहार में आपको पता है बिहार पहला स्टेट बना जिसने जो था वो कास्ट बेस्ड सेंसस जो था वो कराया था कंप्लीट। अब कास्ट बेस्ड सेंसस कराने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो रिजल्ट देखने को मिला वो ये मिला कि रिजर्वेशन वहाँ पर जो है वो 75% तक जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। अभी देखो यहाँ से ना पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा फायदा हो जाता है कास्ट सेंसस से। तो मैक्सिमम स्टेट अब इलेक्शन में एजेंडा बनाकर चले हैं कि हम भी कास्ट सेंसस जो है वो कराएंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कराएंगे। मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि यहाँ से क्या होता है, जैसे इस तरह की रिजर्वेशंस को इंक्रीज किया जाएगा एकदम से, सोसाइटी में ना एक दूसरे के प्रति ना घृणा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों के ऊपर काम करें ना जिनके ऊपर करना चाहिए। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है सिर्फ जहाँ से वोट आ सकें। ऐसा नहीं देख सकते कि लॉन्ग टर्म में जो है किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। खैर, परंतु जो भी डिसीजन लिया गया है वो हम क्वेश्चन के रूप में पढ़ रहे हैं। एक इसी तरह का जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो था वो, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है ना, उसने जो है वो हरियाणा ने एक डिसीजन किया था कि हम 75% जो है वो लोकल कोटा देंगे प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों को वहाँ के। तो उसको जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो था वो रिक्वेस्ट कर दिया था, रद्द कर दिया था उसको कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से जो है वो आप नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर में। वहाँ से भी ना इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लो आप सिर्फ हरियाणा के लोगों को जो है वो 75% रिजर्वेशन दी जाती है ना, तो ज़रूरी थोड़ी कि सारा का सारा टैलेंट एक ही जगह होगा। अब हरियाणा में अगर कोई अच्छी जॉब है तो हिमाचल से भी लोग जाएंगे, हिमाचल से जाएंगे, पंजाब से जाएंगे, उत्तराखंड से जाएंगे, अलग अलग स्टेट से जो है वो लोग जाएंगे। तो अब अगर हरियाणा के ही लोगों को 75% रिजर्वेशन दे दिया गया तो एक बात यहाँ से ये हो जाएगी कि जो टैलेंटेड लोग हैं ना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको पता है ये चीज़ें हैं क्या, ये सारे की सारे वोट बैंक के लिए ही किया जाता है।
सारी स्टेट गवर्नमेंटें ऐसे ही करती हैं, जो भी वोट बैंक देखती हैं सिर्फ ये नहीं देखती कि इम्पैक्ट कितना होगा इसका, आम आदमी कितना सफ़र करेगा। तो एक आपने हरियाणा का भी ध्यान रखना है। हरियाणा का ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम जो लोकल हैं वहाँ के, उनको जो है 75% रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों को। परंतु जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, जिसकी बेंच बैठती है, उसने जो है उसको क्वेश्चन कर दिया था। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, आने वाले 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियसली जो है वो पूछे जा चुके हैं पीजीटी के एग्जाम में, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया गया है पहले, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हुज न्यू ईयर इज़ कॉल्ड रोस हसाना। तो बोलते हैं कि किसका नया साल जो है वो रोस हसाना के नाम से कहलाता है। रोस हसाना करके जो है जूइस जो लोग हैं ना, जूइस लोग हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है, इनका जो है वो न्यू ईयर कहलाता है। जैसे वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, उनका न्यू ईयर का फेस्टिवल क्या कहलाता है, उनका न्यू ईयर का फेस्टिवल लोसर जो है वो कहलाता है। आपने जूइस लोगों का पढ़ लिया कि जूइस का जो है वो रोज़ हसाना जो है वो कहलाता है, और बुद्धिस्ट का तो आपको पता ही है, हिमाचल जीके में भी बहुत बार पढ़ा है कि किन्नौर लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, जहाँ पर तिब्बतियन लोग रहते हैं, वहाँ पर इस लोसर फेस्टिवल को जो है मनाते हैं। न्यू ईयर का जो है ये फेस्टिवल होता है। इसको देखो, जूइस लोग ना ये जो रोज़ हसाना है बड़ा ही पवित्र जो है वो मानते हैं, और 2 दिनों तक जो है वो इसकी सेलिब्रेशन जो है वो चलती है। ये मोस्टली ना सितंबर अक्टूबर में जो है वो फॉल कर जाता है। वैसे तो सितंबर अक्टूबर में जो है वो फॉल कर जाता है। इसमें कुछ ट्रेडिशन किए जाते हैं, अच्छे अच्छे खान बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है, उस तरह की चीज़ें की जाती हैं जैसा हमारे फेस्टिवल्स में होता है एक तरह से। वैसे ही जो है वो अलग अलग धर्मों के अलग अलग संप्रदायों को जो है वो अपने अपने फेस्टिवल हैं, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये क्वेश्चन पूछा है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये नोट डाउन अभी अपने नोट्स में करना है, क्योंकि ये आपको किताबों में क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं देखने को, बहुत कम मिलेगा, बड़ा रेयर होगा, किसी एक किताब में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन देखने को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया गया है। देखो, पीजीटी पेपर 1 बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको क्रैक करना, उसमें अच्छे नंबर लाना अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। तो पीजीटी पेपर 1 की तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि पीजीटी स्कूल लेक्चरर जैसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, 5-6 सालों के बाद मौका मिलता है। मिस मत कीजिए, जितनी ताकत है, जितनी जान है, जितना जोश है ना, वो सारा का सारा लगा दीजिए यहाँ पर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोई कसर मत छोड़िए, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, मैं बार बार यही कहूँगा। और पीजीटी पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज़ भी हमने चलाई है पेपर 1 के लिए। टेस्ट सीरीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है टेस्ट सीरीज़ का, डायरेक्टली हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जान लगा दीजिए, जितनी ताकत है ना वो सारी की सारी लगा दीजिए, उससे भी दुगनी ताकत लगा दीजिए जितनी है आप में, मिस मत कीजिए अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। तो बोलते हैं कि समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वो है हम्बर्ग में स्थित। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आप पूछते हैं ना बार बार कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में क्या आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में, कुछ भी पूछ लेगा पूछने वाला। कुछ एक पेपर ऐसे हैं जहाँ पर पूरा का पूरा करंट अफेयर पूछा गया है, कुछ एक पेपर ऐसे भी हुए हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टफेस्ट 1 क्वेश्चन कहेंगे। अब देखो, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हम्बर्ग में जो है वो स्थित है। ये हम्बर्ग कौन सी कंट्री में पड़ता है, ये जर्मनी कंट्री में जो है वो पड़ता है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। और क्या इसके बारे में कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी की तरह एक्ट करता है, और इसकी स्थापना जो था वो 1982 में जो था वो की गई थी, और 1982 में इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत जो था वो की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से तो हमने यही क्वेश्चन जानना है कि कंट्री कौन सी है, स्थापना कब की गई थी, हम्बर्ग जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये सारी बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे पास कुछ ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, हेग में स्थित है। द हेग में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। हेग कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में जो है वो हेग पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1945 में जो था वो की गई थी। नीदरलैंड में पड़ता है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी।
और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो उसका हेडक्वार्टर भी हेग नीदरलैंड में ही स्थित है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना जो था वो कब की गई थी, इसकी स्थापना 2002 में जो था वो की गई थी। 2002 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। और दूसरा आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो ध्यान रखना है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन ही जो है वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गए। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन विच हैज सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग सेटअप। तो बोलते हैं कि योजना आयोग जिसका स्थान अब नीति आयोग ने जो है वो ले लिया है, इसकी स्थापना कब की गई थी। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। अब देखो नीति आयोग जो है ये तो अभी लेटेस्ट बना है नीति आयोग। इससे पहले जो था वो प्लानिंग कमीशन जो था वो होता था। तो पहले हम जानेंगे कि नीति आयोग जो था वो कब बना था, उसके बाद जो है वो बात करेंगे प्लानिंग कमीशन की। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को जो था वो इसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग की। उससे पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन जो था वो हुआ करता था। ये जो प्लानिंग कमीशन बॉडी हमारे पास थी इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1950 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू जी जो था वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जब इसकी स्थापना की गई थी। और जब नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई तो आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसके क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उसके संस्थापक आप कहिए कि जिनके कार्यकाल के दौरान इनकी स्थापना की गई। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, चेयरपर्सन इसके जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में। वाइस चेयरपर्सन इसके कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग के जो है वो क्या है वाइस चेयरपर्सन है। साथ में ध्यान रखना है कि इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो वो है BVR सुब्रमण्यम। उनका नाम भी ध्यान रखना है। ये 3 नाम हो गए, मोदी जी का नाम हो गया, सुमन बेरी का नाम हो गया, BVR सुब्रमण्यम का नाम हो गया। ये तीनों के तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है, ये आपको पता ही है। प्लानिंग कमीशन के बारे में क्वेश्चन इस तरह से बनेगा अगर अभी एग्जाम में बनता है। प्रीवियसली जो है वो इसको रिप्लेस किया जा चुका है। कोई डाउट तो नहीं रह जाता यहाँ पर मन में, नहीं रहना चाहिए डाउट आपके मन में। जो भी डाउट होना उसको फटाफट नोट किया करें, क्योंकि जब मन में डाउट आएंगे ना तब आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि फिलिस्तीन जो लोग हैं ना उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, अभी मनाया गया और वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो था वो रैलीज निकाली गई, तब ये इंपॉर्टेंट है। 29 नवंबर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 29 नवंबर को जो है ये मनाया जाता है। 29 नवंबर को ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है। और आपने यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है, एनिवर्सरी होती है, एक रेजोल्यूशन 181 है, रेजोल्यूशन है एक 181 करके, इसकी एनिवर्सरी होती है जिसको ये सेलिब्रेट करते हैं। इस एनिवर्सरी में क्या कहा गया था, ये किस चीज़ को ये समर्थन करती थी, ये करती थी पार्टीशन का समर्थन। जो फिलिस्तीन है उसको जो है वो 2 स्टेट्स में डिवाइड किया जाए, एक अरब होना चाहिए और दूसरा जो है वो ज्यूइश होना चाहिए। इसका जो है ये समर्थन करती थी रेजोल्यूशन 181, तभी जो है ये मनाया जाता है। और अब देखो 1977 में जनरल असेंबली जो था वो यूनाइटेड नेशन की हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन पीपल जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। इस असेंबली में जो था ये कह दिया गया था। और होपफुली उसके बाद 1978 से जो है ये नवंबर 29 को ही जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम यहाँ से नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज़ को एक छोटी सी झलक देना चाहें तो दे सकते हैं जल्दी से। देखो नवंबर के महीने में जो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आ जाते हैं। उनमें एक तो इंपॉर्टेंट डे आपने ध्यान रखना है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, 7 नवंबर को ये मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है, ये 9 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु कंडक्टर का एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे जो है वो कब मनाया जाता है पूछ लिया जाए तो 10 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, 11 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, वो ध्यान रखना है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है। और चिल्ड्रन डे के अलावा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो 21 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 26 नवंबर को हमने टेलीग्राम पर भी क्विज डाला था, कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो मनाया जाता है, इसको लॉ डे भी कहते हैं, लॉ डे भी इसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो 26 नवंबर जो है वो आपने ध्यान रखना है। इंडिया में जो है ये लॉ डे इस तरह से मनाया जाता है। और उसके बाद लेटेस्ट 29 नवंबर का आपने जान ही लिया कि 29 नवंबर को जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है निम्नलिखित में से किस में निहित है। तो राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है, वो गवर्नर के पास होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो गवर्नर के पास ये होती हैं पावर, परंतु यहाँ पर कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए वो जो है वो एड एंड एडवाइस जो है वो करेंगे किसको, गवर्नर को। वही सहायता करेंगे, वही एडवाइस देंगे गवर्नर को कि वो किस तरह से अपनी पावर्स को जो है वो फंक्शन करेंगे, किस तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। अभी बड़ा ज़्यादा जो है गवर्नर का इशू जो है वो चला हुआ है, क्योंकि कुछ एक स्टेट्स के गवर्नर ऐसे हैं जो स्टेट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। स्टेट ने बहुत सारे बिल पास करके रखे हैं, उन्होंने उन बिल को होल्ड में रखा था। सुप्रीम कोर्ट में केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो था सुप्रीम कोर्ट ने भी जो था वो गवर्नर को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपको तो एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करना है। तो हमने पहले भी एक आर्टिकल जो था वो पढ़ा था, हमने आर्टिकल 200 पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 200 जो था वो हमने पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 200 जो है वो किसकी बात करता है, ये बात करता है पावर ऑफ गवर्नर विद रिगार्ड टू असेंट गिवन टू बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबलीज। की गवर्नर के पास पावर है कि जो बिल स्टेट असेंबली के द्वारा जो है वो पास किया गया है उसको जो है वो अपने असेंट देनी है, सहमति देनी है, या फिर उनके पास 3-4 ऑप्शन जो है वो दी गई हैं, उन ऑप्शन के हिसाब से जो है उनको रिएक्ट करना है। अभी एक स्टेट के गवर्नर ने वैसा ही किया, उनके पास कम से कम 17-18 बिल जो था वो पेंडिंग पड़े हुए थे, उनमें से कुछ एक बिल्स को पास कर दिया और कुछ एक बिल जो था वो उन्होंने प्रेसिडेंट के पास जो था वो भेज दिए। तो इस तरह से जो है वो सारा सिनेरियो चला हुआ है, तभी ये गवर्नर बार बार चर्चा में आ रहे हैं। तो देखिए आगे हमारे पास इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन है। हमारे पास ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, आपको बताना है कि इसके लिए जो है वो कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन आपके पास, बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। तो साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज फोनेटिक्स जो है उसको कहा जाता है। फोनेटिक्स ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फोनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ साउंड को। यहाँ से हम जो है वो कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की स्टडी को जो है वो लिंग्विस्टिक जो है वो कहा जाता है। सिमेंटिक्स जो है वो किसको कहा जाता है, तो सिमेंटिक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। तो जो वर्ड शब्द होते हैं उनके और फ्रेजेस के जो मीनिंग होते हैं उनको जो है वो स्टडी करना जो है वो क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स जो है वो कहते हैं। तो ये आपने 2-3 चीज़ें यहाँ से नोट करनी है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और स्पेशल पेन। तो क्या कहते हैं उसको, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को प्रोड्यूस करता है किसी भी ब्रश को इस्तेमाल करके या पेन को इस्तेमाल करके, तो उसको कैलीग्राफी जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कैलीग्राफी उसको कहते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये ब्यूटीफुल आर्टिस्ट की हैंड राइटिंग होती है एक, जिसको कैलीग्राफी कहते हैं। आगे दिया गया है कि निर्वाह में जो है वो कौन सा प्रत्यय जो है वो है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग की बात यहाँ पर की जा रही है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग की बात हो रही है। ये तो हमारी टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, एक निर्वाह में जो है वो कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है। तो निर्वाह में जो है नीर उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त है, नीर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नीर उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग जो है वो हुआ है, ये ध्यान रखना। अगला बोलते हैं मानव शब्द का विशेषण क्या है, तो मानवीय इसका विशेषण है, मानवीय ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले देखो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज के साथ में, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई हैं अलाइड की पोस्टें, तो आपको अलाइड की पोस्टें देखने को ज़रूर मिलेंगी और अच्छी खासी पोस्टें देखने को मिलेंगी, ये उम्मीद लगाई गई है। तो आप अलाइड की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं क्रिस्टोफर लग्जन हैज़ स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पिछले कल वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्रिस्टोफर लग्जन जो है वो किस देश के जो है प्रधानमंत्री के रूप में बने, शपथ ली है इन्होंने। कमेंट करके अभी आप बता देंगे इसका आंसर, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। पीडीएफ भी में जो है वो आपको मिल जाएगी प्रीवियस एडिशन की, तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, और भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। आज के इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।